मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा नया YouTube चैनल शुरुआत होने जा रहा है जिसका नाम द डिस्कवरिंग स्टोरीज है। उसका आज पहला एपिसोड 2 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने जा रहा है और वो पॉडकास्ट आप लोग भी देखिए। उसमें जो हमारे पहले गेस्ट होंगे, मैंने पिछले वीडियो में उनका नाम रिवील नहीं किया था तो मैं उनका नाम बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है मिस्टर कुंदन कुमार राय, जो कि एक मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट है, साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर है। काफी शानदार ये पॉडकास्ट रहा। आप लोग जाके निश्चित रूप से उनको देखिए और जो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज वॉच इट। हेलो कुंदन सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे नए YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पे आए हैं सर। आप हमारे चीफ गेस्ट हैं सर, फर्स्ट गेस्ट है सर। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने बिहार से शुरू किया था। आज हम उनका जन्मदिन भी मना रहे हैं और द डिस्कवरिंग स्टोरीज के जरिए जो आप स्टार्ट कर रहे हैं और उसका मैं पहला गेस्ट हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है और ये मेरा सौभाग्य है। ये सर आपका बड़प्पन है जो सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर यहाँ आने के लिए। सर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम कुंदन कुमार रॉय है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हूँ। और अभी मैंने मुझे युवाओं को मोटिवेट करना, महिलाओं को, बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपने शहर में ही नहीं पूरे देश में कई बड़े बड़े जगह पे मैंने युवाओं को मोटिवेट किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे से लेके बड़े बड़े सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो आप थोड़ा इसमें ये मिथिला पेंटिंग होता क्या है एक्चुअली? जो लोग अगर हमारे बिहार के बाहर के लोग हैं जो नहीं जानते होंगे तो उनको थोड़ा आप बताइए मिथिला पेंटिंग की इतिहास क्या है सर? एक्चुअली मिथिला पेंटिंग अभी वर्ल्ड वाइड हो चुका है, पूरी दुनिया जानती है मिथिला पेंटिंग क्या है। क्यों इसकी शुरुआत कहते हैं त्रेता युग में हुई थी, जब रामायण काल था और राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता माता की शादी श्री रामचंद्र जी से करना चाहते थे। तो अभी भी हम चाहते हैं कि जब हमारी बेटी की शादी हो तो पूरी दुनिया देखे, पूरा जमाना देखे, तो और जाने की जो लड़की वाले हैं वो कितने समृद्ध हैं। तो मिथिला की धरती बहुत समृद्ध थी और वो चाहते थे कि हमारी जो कला है, हमारा जो संस्कार है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ये उनको पता चलने चाहिए थे जो बारात आने वाली थी। तो उन्होंने अपने प्रदेश के कलाकारों को बुलाया और कहा कि हर घर में हमारे संस्कारों से, हमारे त्योहारों से, हमारे परंपराओं से सजाकर कुछ पेंटिंग्स बनाइए। और पूरे प्रदेश को, मिथिला को सजाया गया था और इसे बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद वही परंपरा बनती चली गई, जो दादी नानी थी उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और ये परंपरा आज भी मिथिला में प्रचलित है। और धीरे धीरे जो है वो दीवालों पे भूमि चित्र से उठ करके पन्नों पे, कपड़ों पे और नए नए डे टू डे नेसेसरी की जो चीजें हैं उस पे वो उतरती चली गई और आज विश्व प्रसिद्ध हो गई है। बहुत खूब सर। सर आपने कैसे सोचा कि मुझे मिथिला पेंटिंग के फील्ड में आना है, इतना नाम कमाना है? सर मतलब आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला सर कि हमें मिथिला पेंटिंग करना चाहिए? मेरी माँ मुझे, जब मैं 2-3 साल का रहा होऊंगा तो वो अपना हाथ देती थी, मुझे कुछ न कुछ डिजाइन बोलती थी बनाने के लिए पेन से। तो वो मिथिला पेंटिंग बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जितना जानती थी उतना मुझे वो कहती थी बनाने के लिए। और वहीं से मुझे लगता है लिखने पढ़ने से पहले मैंने पेंटिंग करना सीख लिया था और आज तक करता रहा हूँ। मैंने आपके बारे में रिसर्च किया थोड़ा, तो मुझे पता चला सर आपको कलर ब्लाइंडनेस भी है, जिसे हम अगर हिंदी में रंग दृष्टिहीनता हम बोल सकते हैं। उसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि जिस शख्स को कलर ब्लाइंडनेस हो उसके बावजूद ही वो इतना बेहतरीन तरीके से मिथिला पेंटिंग कर लेते हैं, तो आपको सर निश्चित रूप से शुरुआती दौर में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा सर। तो आप उससे कैसे उभरे सर? क्या क्या चीज आपको फेस करना पड़ा सर इस समय?
वो अभी भी फेस करना ही पड़ रहा है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जो जन्म से लेके और आपके मरण तक रहती है। इसके उपाय रेमेडीज नहीं है। आप चश्मा वगैरह लोग बोलते हैं, लेकिन कोई एक परमानेंट इलाज इसका नहीं है। तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं पेंटिंग करूं, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं इस फील्ड में आऊं, क्योंकि सबको पता है आप कितना भी पढ़ लिख लें या कोई भी स्ट्रीम में आप आगे बढ़े, अल्टीमेटली आपके पास कितना पैसा है वही देखेंगे। मान सम्मान क्या किस आपके पास है वो कोई नहीं देखता, और अवार्ड जो है वो अलमीरा के अंदर रहते हैं। तो ये मेरे जो चाचा जी थे, जो बड़े भाई थे, पिताजी थे, उनको पता था कि इस फील्ड में बहुत अच्छा कैरियर नहीं है। तो वो मुझे कंपेल करते थे, पीटते थे, मारते थे कि इस चीज को मत करो, क्योंकि उन्होंने देखा है दर्द को। और आज मैं देख रहा हूँ आर्टिस्टों के दर्द को, जब मैं मिथिला पेंटिंग कलाकारों से मिलता हूँ तो वो मना करते थे। मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन जब मैं कलर भरता था तो वो कलर कॉम्बिनेशन खराब हो जाते थे। मैं कभी कभी जो आंखों के अंदर में रेड हम लोग देते हैं तो मैं वो ग्रीन या ब्राउन भी दे देता था, क्योंकि मुझे वो सब एक ही जैसा दिखाई देता था। फिर 10th में एक फॉर्म भरने के दरमियान मुझे पता चला कि वो सब मेरी गलतियां नहीं थी, एक डिसऑर्डर था जो मुझे था, कलर ब्लाइंडनेस था। तो घर वाले जीत गए कि अब देखो, अब तो तुमको दिखता भी नहीं है, इसीलिए तुम गलतियां कर रहे थे। और न मैंने कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैं कभी नहीं जीता। फिर घर वाले जीत गए, मैं हार गया, मैंने पेंटिंग छोड़ दिया। उसके बाद मैं फर्दर एजुकेशन के लिए MBA करने के लिए नागपुर गया। वहां मेरी HOD थी। और मैं एक चीज हर किसी को कहता हूँ कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अपने आसपास जो लोग हैं ना उनको पहले बदल डालिए। मेरे आसपास के लोग बदल गए थे और उन्होंने मुझे एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। मैं डर गया, मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं थी उस समय। तो मेरी सिस्टर रहा करती थी, मैंने उसको कहा कि मुझे एक लेटर लिख दो कि जिसमें 5 दिन की छुट्टियां हो, ताकि मैं उस कंपटीशन के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम कब तक भागोगे, जब तक हम भागते हैं अपनी परेशानियों से, परेशानियां पीछा करती हैं। तुम एक पेंटिंग बनाओ, उसको याद कर लो और वही बना देना, उन्होंने तुम्हें जाने का है, जीतने नहीं। और मैंने वो पेंटिंग बनाया और मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन का। देन आई रियलाइज कि मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। आज भी जब आप मेरे पेंटिंग वाले डब्बों को देखेंगे तो हर किसी पे कलर और कलर का कॉम्बिनेशन उसके कैप पे लिखा रहता है, और बड़ी आसानी से मैं पेंटिंग कर पाता हूँ। इस तरह से मैंने अपना शुरुआत किया, और मैंने एक स्लोगन भी बनाया जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि कभी भी अपनी कमियों से डरिए नहीं, लड़िए और उसे ही हथियार बनाकर आगे बढ़िए। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। सर, कई बार आपको एक चीज फेस करना पड़ता होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी आपके करीबी लोग होंगे, जो आपके जानकार लोग होंगे, वो कहते होंगे अरे कुंदन तो अपना आदमी है, पेंटिंग तो फ्री में ही दे देगा। उसको तो वो भी आपको बहुत फेस करना पड़ता होगा प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से एक पेंटिंग तैयार करते हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं चाहेगा कि वो अपना पेंटिंग, हाँ अगर किसी सोशल कॉज में आप दे रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कोई जनरली आदमी अगर आपके सामने आते होंगे, डिमांड करते होंगे कि मुझे आप एक पेंटिंग दे दो, तो उस समय आपका क्या सिचुएशन रहता है सर? देखिए, में भी कहा था कि समाज जो है ना, वो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं, वो पैसा देखता है। तो चॉइस इज योर्स। अगर आप पेंटिंग बनाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं क्षणिक, तो आप गिफ्ट करते रहिए पूरी जिंदगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो 2-4 पलों के लिए सामने वाला बुरा मानेगा, लेकिन आप पेमेंट लीजिए और पेंटिंग दीजिए। उससे क्या होगा ना, दोनों का सम्मान बढ़ा रहेगा, उन तस्वीरों का भी जिसका मूल आप चुका कर लेते हैं। एक तो पेंटिंग की कोई मोल नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप उसका कोई मोल नहीं ले रहे हैं, बेमोल गिफ्ट करते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा जब आपके पास भी स्कार्सिटी आएगी पैसों की। लेकिन अगर आप कुछ पैसा लेकर के, या ज्यादा पैसा लीजिए कम लीजिए, ये डिपेंड ऑन यू। मेरे साथ अक्सर होता है कि मुझे लोग कहते हैं कि हमने आपको इतना बढ़ा दिया, हमने आपकी इधर पब्लिसिटी कर दी, तो हमारे लिए क्या। तो मैं कहता हूँ भाई सॉरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बढ़ाया तो आगे से आप बढ़ाना बंद कर दीजिए, लेकिन जो रेट है वो ही रेट रह जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको कम भी कराना चाहते हैं,
तो मैंने ऐसे लोगों को प्रणाम करना सीख लिया। और मैं सभी कलाकारों को वही कहूंगा कि जीवन भर अगर आप गिफ्ट करते रहेंगे तो एक दिन आपको कोई कुछ देने लायक नहीं बचेगा। अगर आपने अभी से जमा करने का सीखा और जो आर्ट दे रहे हैं उसके बदले कुछ लेना सीखोगे, तभी उस आर्ट का भी कीमत होगा, क्योंकि फ्री का कोई कीमत नहीं होता है, चाहे वो समय हो चाहे वो सामान हो। तो जनरली जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप शॉपिंग वगैरह करने जाते होइएगा सर मार्केट में, अगर शर्ट परचेज कर रहे हैं तो कोई शर्ट लाइट कलर का होता है, कोई डीप कलर का होता है, तो उसको भी पहचानने में आपको दिक्कत आती होगी? बहुत दिक्कत आता है। इवन मैं जब कहीं प्रोग्राम के लिए जाता हूँ ना, तो मैंने मतलब कुछ खास तरह के कपड़े रखे हुए जो मैं मैच करके पहन सकता हूँ, जिसका कलर मुझे पता है। ऐसे अगर कोई भी कलर लाइट हो जाए या ज्यादा डीप हो जाए तो फिर मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। इस चीज में आपकी वाइफ सर आपकी मदद कर देती है? हाँ, पहले सिस्टर करती थी, अभी वाइफ करती है। इवन जो ट्रैफिक का सिग्नल होता है ना, तो वो भी मुझे प्रॉपर कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो हो गया, वो भी मैं नहीं जान सका। मैं जब ड्राइव भी करता हूँ तो मैं इतना धीरे ड्राइव करता हूँ। अभी आप मिथिला पेंटिंग कर रहे हो, ये हमारे दर्शक के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात होगी सर, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद आप इतना बखूबी तरीके से सर आप अपनी पेंटिंग को हमारे सामने प्रेजेंट करते हो, सर बहुत ही काबिले तारीफ है सर। हर किसी की जिंदगी में ना कुछ खासियत होता है, कुछ कमियां भी होती हैं। तो जो कमियां हैं हम उन पे कम फोकस करें, क्योंकि वो कमियां ही हैं। उधर कम फोकस, जो खासियत है ना तो उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। और उस पे अगर जो दिल भी कहे, जैसे कई बार होता है कि एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि बाढ़ आ चुका था और उसमें जो है वो कोठी होता है जिसके अंदर अनाज रखा जाता है, तो उसके ऊपर किसी ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था। तो मुझे ये भी एक मुझे लगता है 12-1 बजे रात में कॉल आया कि आप इस पे एक पेंटिंग बनाइए, और अगले दिन वो दैनिक जागरण में छप भी गई थी। तो इस तरह से अगर कोई भी 2 बजे रात में आपको जगाता है, कोई काम बताता है, तो एक कोफ्त महसूस होती है। लेकिन जब आप समंदर में गोते लगा रहे हैं, फिर आपको कोई तैरने बोलता है तो आप तैरते चले जाते हैं। इसलिए जिंदगी में जो काम अच्छा लग रहा है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, अगर नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं जाता है, तो हर काम जो आपको पैसा देता है, हर काम जिससे आप अपने परिवार का, अपनी आजीविका का रख रखाव कर सकते हैं, वो हर काम अच्छा है। हर काम आप कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना। मैं रात भर जग के कर सकता हूँ, मैं दिन भर कर सकता हूँ। तो अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिथिला पेंटिंग आपका मैंने 1-2 सेशन देखा है सर, मैंने अटेंड किया आपका सेशन, बहुत करीब से सर। मैं तो इस सवाल का जवाब जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को बताएं कि मिथिला पेंटिंग लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करती है। मिथिला पेंटिंग कहते हैं ना कि एक विध्वंस होता है, और विध्वंस से भी एक अंश निकल आता है। मैं हमेशा मिथिला पेंटिंग को ऐसा ही देखता हूँ। 1934 तक मिथिला पेंटिंग जो है वो भूमि चित्र थी, भित्ति चित्र थी। 1934 में एक भूकंप आया था, महाप्रलय आया था, और ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर आए थे मुआयना करने के लिए उस भूकंप का। और उन्होंने देखा कि मीरो और पिकासो के समकक्ष की पेंटिंग जो है वो धरातल पे बिखरी हुई है ड्यू टू भूकंप। और उन्होंने पहली बार, वो संभवतः पहली तस्वीरें हैं मिथिला पेंटिंग की, और आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा और तब पूरी दुनिया के सामने छा गई। और उसके बाद 1960 के दशक में एक बार अकाल पड़ता है, और उस समय जो है वो पूरी जनता जो है बहुत त्राही कर उठी थी। तो ऐसे में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तत्कालीन रेल मंत्री जी थे वो ललित नारायण मिश्र जी थे। तो उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा व्यवसाय क्यों न शुरू किया जाए, मतलब ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पेंटिंग्स है, उसका व्यवसायीकरण किया जाए। और उन्होंने पुपुल जयकर को भेजा, उन्होंने भास्कर कुलकर्णी जी को भेजा, उपेंद्र महारथी जी आए, और उन लोगों ने घर घर घूम कर मुआयना किया, और कुछ महिलाओं को सिलेक्ट किया, उनसे उन तस्वीरों को पेपर पे बनाने के लिए कहा। और आप देखिए कि कितना ये मिथिला जो समृद्ध है, कि वो उन महिलाओं ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इन तस्वीरों का पैसा नहीं ले सकते हैं।
फिर उन्हें समझाया गया और उन तस्वीरों ने व्यवसायिक रूप लिया। और कोरोना पीरियड में भी आप देखेंगे कि जब व्यवसाय बंद हो गया था, लोग घर से निकलना बंद कर चुके थे, फिर मिथिला पेंटिंग जो है मास्कों पे उभर आई और जितने भी कलाकार थे उनको आजीविका का साधन दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो बहुत मोटिवेटिव है। आप अगर मिथिला पेंटिंग सीखते हैं तो आप कभी टेंशन में नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपके दिमाग की अभिव्यक्ति होगी, जो विचारों की अभिव्यक्ति होगी, वो हम तस्वीरों में उकेर लेते हैं। हम अपने दुख को, दर्द को, जो कमियां हैं, उन सब को हम तस्वीरों में उकेरते हैं। और जब वो तस्वीर बनती है तो हमें जो हैप्पीनेस होता है, जो प्लीजेंट हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन्स जो अंदर में आते हैं, हमारा कंट्रोल बढ़ता है हमारे ऊपर, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है हमारे ऊपर, हम जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि तस्वीरें एक बार नहीं बनती, वो एक बार दिमाग में बनती हैं और दूसरी बार पेपर पे बनती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है कि हमने जो सोचा था वो हमने उतार दिया, और यही कॉन्फिडेंस एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमने जो सोचा है वो हम करके दिखाएंगे। और आप आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है, और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार से ही उनका सत्याग्रह हुआ था। और आप महात्मा गांधी के जीवन में भी देखेंगे कि जीवन में कई बार जेल गए, कई बार उन्होंने लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ विरोध में खड़े रहे, लेकिन वो सतत मोटिवेटेड रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रहा और फाइनली उन्होंने जो सोचा था वो कर दिखाया। तो इसी तरह आप किसी भी आर्ट में अगर जुड़ जाते हैं तो जो अभी का समय है, जो दिमागी उथल पुथल है ना, वो आपका बिल्कुल काम और कूल हो जाता है। तो ये बहुत ही मोटिवेटेड है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बिल्कुल सर, आपने अभी कहा कि मिथिला पेंटिंग से हम लोगों को आजीविका की ओर भी लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति है सर, मिथिला जो लोग मिथिला पेंटिंग करते हैं उनको सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिलती है, उन्हें सरकार की तरफ से कितना मोटिवेट किया जाता है इस और अपना कैरियर बनाने के लिए? क्योंकि आज भी हमारे समाज में पेंटर लोगों की जो आर्टिस्ट होते हैं सर, उन्हें वो रिस्पेक्ट या वो नहीं दिया जाता है सर। तो इसमें सरकार की क्या भागीदारी होनी चाहिए, सरकार और आप लोगों की क्या अपेक्षा है सर सरकार से? क्योंकि सर ये जो मिथिला पेंटिंग है सर, इसका एक बहुत पुराना इतिहास रहा है सर, और जो अभी जो चल रहा है सर, उस परिस्थिति के अनुसार आपको क्या लगता है कि अभी आप कहाँ हैं सर एज ए आर्टिस्ट? एज ए आर्टिस्ट मैं अभी कहीं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि और ऊंचाई मुझे तय करनी है। लेकिन सरकार की अगर मैं बातें करूं तो मैंने जैसा कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने या रेल मंत्री जी ने कलाकारों को बढ़ाया, तभी जाके ये अस्तित्व में आई। और उसके बाद भी अभी भी आपको जो कलाकारों को सरकार स्टॉल फ्री में मुहैया कराती हैं, उनका जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है वो भी कुछ हद तक बेयर किया जाता है। और आप सूरज कुंड में जाइए, अभी मलमास मेला में भी कई तरह के स्टॉल प्रोवाइड किए गए थे, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप मधुबनी साइड में जाइए या समस्तीपुर में भी आप रोसड़ा जाएंगे तो ये बांस का जो कलस्तर एक तैयार किया गया है, और इसी तरह के कई तरह के कलस्तर तैयार किया जाता है। तो कलाकार अगर चाहे काम करना तो सरकार उन्हें मदद कर रही है। हाँ, अगर आप बैठे हैं और चाह रहे हैं कि काम मिले या फिर कोई मदद करे तो वो कभी किसी फील्ड में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, जैसा मैं काम कर रहा हूँ, तो आज सिर्फ सोशल मीडिया पे मैंने पेंटिंग्स अपनी डाली थी, और इंग्लैंड से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, नीदरलैंड से लोगों ने पेंटिंग परचेज किया है। तो अगर मैं रुकूं या बैठा रहूं कि कोई आएगा कभी खरीद के जाएगा, वो सही नहीं है। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। सब लोगों को पेंटिंग परचेज करना हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? मेरा मोबाइल नंबर है सबसे पहले 9860104261। आप मोबाइल कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल आते हैं, और सोशल मीडिया से मुझे बहुत ज्यादा रिस्पांस आता है। वर्ड पब्लिसिटी मेरी बहुत होती है, माउथ पब्लिसिटी। जो लोगों ने लिया वो लगातार कस्टमर बन गए, और वो लोग किसी न किसी को रिकमेंड करते हैं कि आपको पेंटिंग लेनी है तो कुंदन जी से पेंटिंग लीजिए। तो इस तरह से का बहुत जगह, पर हर शहर में लगभग खादी उद्योग या खादी मॉल खुला है, पहले से भी खुला है, मोदी जी के आने के बाद और भी बहुत सारे खुले हैं।
तो सुनना भी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है मिथिला पेंटिंग का भी इस तरीके से जगह जगह पे एक केंद्र होना चाहिए जहाँ पे लोग जाएं, विजिट करें, जिनको परचेज करना है वो परचेज करें सर, ताकि उन्हें और आर्टिस्ट सबको सर और मौका मिले सर आगे बढ़ने का। बिल्कुल मौका दिया जा रहा है। आप अगर एक बार मधुबनी जरूर विजिट कीजिए। जितवारपुर के हर घर में, जिसे हम लोग रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे आप अपना जॉब कर रहे हैं, मैं अपना मोटिवेशन का काम करता हूँ, तो वैसे ही लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं और पेंटिंग में लग जाते हैं। और विदेशी सैलानी वहां आते हैं और वहां से परचेज करके लेकर के जाते हैं। उसके बाद खादी मॉल में भी आपको मिथिला पेंटिंग का एक स्पेस बहुत ही खूबसूरत दिया गया है जहां से आप परचेज कर सकते हैं। इवन पटना म्यूजियम में भी जगह दिया गया है जहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिथिला पेंटिंग को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं। अभी तो एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास जो है वो गया में, जहाँ पे पितृपक्ष मेला लगा हुआ है, वहां भी मिथिला पेंटिंग का 800 मीटर लंबा और चौड़ा जो है सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग की श्रृंखला अभी तक की मानी जाती है। तो ये सब तो सरकारी ही देन है, सरकार ही इसके लिए मतलब जिम्मेवार है और सरकार कार्य कर रही है। मिथिला पेंटिंग को बढ़ाया जा रहा है। जरूरत है कि हर कलाकार भी उसके प्रति समर्पित हो, और जो समर्पित है वो सम्मानित है। सर मैंने बताया कि आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से अवार्ड भी मिला है सर, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा, उसकी क्या कहानी है? मुझे हमेशा, मैंने बहुत तकलीफ देखा है, बहुत दुख देखा, बहुत अपने लोगों का बिछोड़ थोड़ा सर खुल के बताइए अपने स्ट्रगल के बारे में सर, थोड़ा लोग सर जाने सर। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने बहुत करीब से तकलीफों को देखा, दुख को देखा। तो मेरी पेंटिंग्स में वो ट्रेडिशनल वाले टच तो थे ही। मैंने बेरोजगारी को बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी में रिश्तेदार कैसे मुंह फेर लेते हैं वो बहुत करीब से देखा। लोग जो आपको भाषण देते हैं, सांत्वना देते हैं, और वो कैसे बदल जाते हैं आपके मुड़ते ही, मैंने उनको भी देखा। जो लोग आपको सजेशंस देते रहते हैं कि ये कर लो, हम उसमें साथ देंगे, और जब आप 2 कदम बढ़ाते हैं तो पीछे पूरा कुनबा ही गायब हो जाता है। तो मैंने बहुत कुछ को देखा। मेरी एक आदत और भी थी, मैं छोटे भाई बहन को मैं बहुत प्यार करता था, तो उनको मैं रास्ता दिखाता था। यही शायद मेरा आदत हो गया, और मैं जिस भी कॉलेज में रहा, जहां भी रहा, बच्चे मुझे फॉलो करने लगे। उस वजह से मेरे में बहुत सारा सुधार हमेशा करना पड़ता था। और जब भी मैं जॉब किया, जब भी मैं कहीं काम किया, तो जो मेरे बाद ज्वाइनीज रहते थे या ऊपर वाले भी थे, तो वो मुझसे पूछा करते थे, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनता चला गया। तो उससे उन्हीं चीजों को मैंने तस्वीरों में उकेरा। वो तस्वीरें जो हैं वो वायरल होती चली गई, क्योंकि वो एक किसी का दुख नहीं था, वो पूरे समाज का दुख था। चाहे वो महिला थी, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, चाहे शराब पी करके उनको मारा पीटा जा रहा था। तो उन सब विषयों पर जो पेंटिंग बनी, जो बेरोजगारी वाली पेंटिंग बनी, लोग अच्छा खासा एजुकेशन करने के बाद बेरोजगार घर में पड़े हुए, तो उन सब पे जो बनी तो वायरल हुई। उन्हीं में से एक पेंटिंग, उस समय कोरोना पीरियड था और लोग जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं जा रहे थे, घरों से नहीं निकल रहे थे। ऐसे में इलेक्शन आया, तो मुझे लगा एक ऐसी भी पेंटिंग बननी चाहिए जो लोगों को घर से निकाल करके ले जाए और वहां पे मतदान के लिए प्रेरित करे। तो वो पेंटिंग मैंने बनाई और फॉर्चुनेटली वो वायरल हो गई, और मुझे निर्वाचन विभाग का कॉल आया कि आप कुंदन कुमार रॉय बोल रहे हैं, ये पेंटिंग वायरल हो गई और हम लोग इसको चुनाव प्रचार में यूज करेंगे। तो 2020 के चुनाव प्रचार में वो पेंटिंग्स यूज हुई, और 2021 में 11वें मतदाता दिवस पे मुझे माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार, उन्होंने मुझे स्टेट लेवल अवार्ड उसके लिए दिया, और 20 से लेकर के आज तक वो आइकॉन बनी हुई है। मुझे बेहद खुशी होती है। मैं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और सरकारी दफ्तरों में उस पेंटिंग को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरी मोनालिसा है। मैं बहुत उसको पसंद करता हूँ, और वो पेंटिंग मेरी पहचान बन गई। बिल्कुल सर। इसमें आपके जो मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट जो है सर, उसमें मैंने देखा है कुछ लोग जो है सर दूसरे के पेंट को कॉपी करते हैं।
जैसे मैंने आपका अभी फेसबुक पे अभी हाल फिलहाल ही अपने बिहार में एक पर्व होता है सर, चौड़चन, उसमें आपने काफी बेहतरीन पेंटिंग किया था। बहुत लोगों ने उसको अपने अपने फेसबुक वॉल पे लगाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आप ही के फील्ड से बहुत जुड़े हुए दूसरे आर्टिस्ट लोग भी सब होंगे जो आपके पेंट को कॉपी करते होंगे सर, तो आपको क्या लगता है कि उनका क्या फ्यूचर है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए सर? आप क्या मतलब बताना चाहिए? देखिए, आप या तो आप पथ प्रदर्शक बनिए या जो चल चुका है उसके रास्ते पे चलिए। तो कई गायक हैं, कई लोग हैं जो लता मंगेशकर जी को फॉलो करते हैं और वो जो गाती हैं उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उन्हीं के घर में जो आशा भोसले जी थी, उन्होंने लता मंगेशकर का ट्रैक नहीं लिया। वो जो आलाप था, वो जो उनका गाने का अंदाज था, वो उन्होंने नहीं पकड़ा। उन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया। तो अगर आप किसी की कॉपी करते हैं तो उनसे हमेशा नीचे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपना पहचान बनाते हैं तो आप हमेशा आगे जा सकते हैं। तो यही चीज है मिथिला पेंटिंग में भी। मैंने आज तक अपना ही कॉपी कभी नहीं किया। मैं जब भी पेंटिंग बनाता हूँ, मैं एक नई और अपनी कपूर कल्पनाओं से मैंने पेंटिंग बनाया। तो इस तरह आप अगर कॉपी करते हैं तो जीवन भर कॉपी करेंगे, लेकिन आप सृजन करने लगते हैं तो आप सृजनकर्ता बन जाएंगे। हमारे युवाओं को इनसे सीखने की जरूरत है कि सफलता के लिए शॉर्टकट कोई चीज नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपकी जो ओरिजिनलिटी है आप उसको सामने में रखिए। आप कॉपी पेस्ट करके ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। वो क्षणिक भर का एक सफलता होता है। कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे। कभी होगा कि किसी बड़े आर्टिस्ट के नाम को इरेज, मेरे साथ भी होता है, इरेज करके अपना नाम लिख लिया। फिर वो ऑर्डर ले लेंगे और उस पे काम कर लेंगे। लेकिन उससे क्या होता है ना कि अभी रिसेंट में मेरी एक पेंटिंग जो है अपने ही समस्तीपुर के एक बड़े होटल में लगी है। तो एक बहुत बड़े नेता है बीजेपी के, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं उनका बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ। तो मैंने जैसे आवाज सुना तो उनकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि कुंदन जी आपकी एक पेंटिंग लगी हुई है यहाँ मेरे शहर में। मैंने बोला यस सर। तो ये आपने ही बनाया है? मैंने बोला यस सर। तो देखिए, मैंने पहचान लिया और मैं जहां भी जाता हूँ और आपकी तस्वीरों को देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ ये कुंदन की पेंटिंग है। मैं बोल पढ़ता हूँ ये कुंदन की पेंटिंग है, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि इनको कैसे पता चला। तो इस तरह लोग पहचान बन गई है मेरी। आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बता देंगे कि ये इसकी पेंटिंग है। इतना मैंने उसमें। सर आप मिथिला पेंटिंग आप करते हो सर, उसके साथ साथ सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गए सर। मैंने आपका 1-2 सेशन ज्वाइन किया है सर, आपसे काफी प्रभावित हूँ सर। तो आप मेरे दर्शकों को बताएं सर, आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर, क्योंकि एक आर्टिस्ट अलग फील्ड है सर और मोटिवेशनल स्पीकर एक अलग चीज है सर। आप बताएं, क्योंकि एक आर्टिस्ट बोलता नहीं है ज्यादा, उसका काम बोलता है। मेरा काम भी बोलता है और मैं भी बोलता हूँ। और आपका सेशन सर बहुत ऑल ओवर इंडिया में हर अलग अलग जगह पे हुआ है सर। तो आप बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मैं गॉड फादर एक शब्द बहुत सुना करता था बचपन में कि वो उसने उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, उसने उसको वहां से वहां पहुंचा दिया। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी इतना अच्छा इंसान हूँ, मुझे भी कोई गॉड फादर मिलता जो मुझे आगे बढ़ा देता। लेकिन मुझे कोई भी आज तक गॉड फादर नहीं मिला। देन मैं जो भी जब जितना हो सका मैंने समाज में, मैंने यूथ में अपना इनपुट देना शुरू किया, लोगों का भला करना शुरू किया। ये मेरे नेचर में आ गया था। मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से लोग समझ जाते हैं। तो मैं अपने फर्स्ट जॉब की ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर गया था और वहां पे जो टीम थी एचआर की, तो उन्होंने ये इस चीज को पकड़ा और उन्होंने मुझे 5 मिनट का सेशन दिया लंच के बाद कि आप कुंदन कुछ बोलेगा। और मैंने जब वो 5 मिनट बोला, देन 10 मिनट, और करते करते वो टाइम जो है बढ़ता चला गया। और उसके बाद मेरे अंदर भी लगा कि मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को, क्योंकि जो वो क्लैपिंग्स आने लगती है ना आपके पास, तो लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। और मैं गॉड फादर, मैंने जैसा कहा, मेरे पास बहुत पैसा नहीं था कि मैं सारे लोगों में बांट दूं और सब बहुत दुनिया भर को पढ़ा दूं, दुनिया भर के साथ अच्छा कर सकूं। ये सब कुछ लिमिटेड था, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस था जो मैं लोगों को दे सकता था। तो मैंने कॉन्फिडेंस देना शुरू किया
उसके बाद ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स एकेडमी में नागपुर में मैंने 2-2.5 साल तक यही काम किया। उसके बाद जहां भी मैं पढ़ा, जहां भी मैं जॉब किया, लोग मेरे पास अपनी तकलीफों को लेकर के आते थे और मैं उसको सॉल्व करने लगा। एक समय आया जब मेरे पास कोई भी काम नहीं था, मैं समस्तीपुर में था, तो मैंने फिर से लोगों को यहाँ भी मोटिवेट किया। और उस समय मैं बहुत ज्यादा तकलीफ की हालत में था, बहुत तकलीफ में था, और मैंने हार नहीं माना। मैं खुद डिप्रेशन में था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन लोगों को हंसा रहा था। और मुझे लगता है पाली भारद्वाज जी का फिजिक्स क्लास था वो, जहाँ पे मैंने पहली बार बोला और लोगों ने बहुत पसंद किया। वो वीडियो वायरल हुई और आने वाले समय में मुझे जिला उद्योग केंद्र से उस समय महाप्रबंधक अलग कुमार सिन्हा जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप वन उद्यमी के लिए कुछ बोलिए। एंड देन वहां से MSME, नाबार्ड, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, और अभी तो मैं एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा, और हर जगह से फिर मुझे बुलाया जाने लगा। तो उसमें मैंने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लिया, जो मैं हूँ मैंने वो लोगों को बोलना शुरू किया। लोगों ने मुझे पसंद किया और वो भी एक कैरियर बन गया, उससे भी पैसे आने लगे। तो मुझे ये भी लगता है कि आपके अंदर जो भी हुनर हो, जो भी कला हो, जो भी आर्ट हो, उस पे आप काम कीजिए और उधर ही कैरियर बनाइए। क्योंकि हम वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, कहीं क्लर्क वाला जॉब कर रहे होते हैं और जीवन भर रोते रह जाते हैं कि लोगों ने मुझे बोलते नहीं सुना, लोगों ने मुझे गाते नहीं सुना, मैंने दिन का धूप नहीं देखा। तो उससे बेहतर है कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं आप उधर ही काम कीजिए। सर, जब मैं ये पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था तो हमारे टीम मेंबर को मैंने बताया आपके बारे में, तो उन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो बोले सर तो काफी गुड लुकिंग है। और मैं आपसे गुड लुकिंग नहीं हूँ, और आपके जितने टीम मेंबर मैंने देखा बहुत स्मार्ट है और मुझे बहुत प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर दिखाई देता है। एक एक शब्द, एक एक चीजें बहुत परफेक्ट है। उन्होंने बोला कि सर तो बहुत सेशन लेते हैं मोटिवेशनल स्पीकर का, उस सेशन में बहुत सारे लड़के लड़कियों की भीड़ रहती होगी। तो सर कभी ऐसा हुआ कोई लड़की थोड़ा ज्यादा ही आपसे मोटिवेट हो गई? मुझसे हर कोई मोटिवेट हो जाता है, आप भी मोटिवेट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं इन बच्चियों से खुद ही मोटिवेट इतना हो जाता हूँ कि हर सेशन के बाद मेरा ताकत बढ़ जाता है कि मतलब इतने अच्छे बच्चों के बीच में समय बिताया है। जो लड़के हो, लड़कियां हो, वो मुझे लगता है मेरे अपने भाई बहन हैं और मैं उनको अपना समझ के कुछ बोलता हूँ और वो मुझे उतना ही प्यार देते हैं। और जिंदगी में यही है, आप सिर्फ प्यार दीजिए, प्यार करने वाले लोग मिल ही जाते। सर, जैसे मैंने आपको उद्योग विभाग में देखा था जब आप सेशन ले रहे थे, तो उस वहाँ और भी अदर फैकल्टीज सब रहते हैं, तो मैंने उन लोगों को आपस में चर्चा करते हुए सुना कि कुंदन सर की फैन फॉलोइंग थोड़ा ज्यादा ही बढ़ते जा रही है। बच्चे लोग उनका क्लास अटेंड करना ज्यादा उसमें रुचि है। ये उनका बड़प्पन है जिन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा। मुझे नाम बताइए, मैं लेक्चर के बाद उनको प्रणाम करने जाऊंगा। हाँ, ये अच्छी बात है। जी। लोग आप अच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे से अच्छा गाना है तो ये बहुत अच्छी बात है। गॉड गिफ्टेड हो सर, लक्ष्मी सबके पास आती है सर, सरस्वती किसी के पास ही जाती है सर, तभी मेरे पास आप आए हैं। सर, अंत में सर आप इस चैनल पे आए सर, द डिस्कवरिंग स्टोरीज पे सर, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिएगा? आप अपने लाइफ के होल जर्नी को देखते हुए उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने व्यवहार कुशल हैं, कितना किसके लिए क्या किया, ये अल्टीमेटली कोई नहीं देखेगा। लोग वही देखते हैं जो पैसों की खनक होती है। तो आप अपनी अच्छाई के साथ साथ आप अर्निंग का भी जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब तक अर्निंग नहीं होगी तब तक कोई आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, लोग जो होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, वो जुनूनी होते हैं, वो अपने धुन में लगे रहते हैं, वो व्हाट दे से लेट देम से, काइंडली प्रोसीड, डोंट स्टे, ऐसा कुछ सोचते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको यही रहना है, इसी समाज में आगे बढ़ना है, तो अर्निंग का भी ख्याल रखिए ताकि आपका मान, प्रतिष्ठा, पैसा तीनों आपके पास आता रहे।
और युवाओं को जहां भी आपका दिल कहता है कि होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव करता हो वही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड में चले जाते हैं तो जिंदगी जो है वो बद से बदतर होती चली जाती है, क्योंकि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। और मैं कहूँ कि हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि जिंदगी वही चीज आपको लौटाती है जो आप जिंदगी को देते हैं। तो जिंदगी में जितना अच्छा आप कर सकते हैं किसी के साथ उतना अच्छा करते रहिए, और यकीन मानिए वो सारी अच्छाई सूद समेत आपके पास आ जाती है। बिल्कुल सर। सर आप हमारे साथ जुड़े सर, इतना कीमती समय आपने दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भविष्य में और भी उम्मीद करेंगे सर आपसे इसी तरीके से पॉडकास्ट एपिसोड हमारा कम से कम हम आपके साथ और 5-10 कर सके। मैं भी सभी से अपील करता हूँ कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के बीच में, क्योंकि आपके शहर से, आपके गांव से, आपके बीच से एक लड़का इतना संघर्षशील होकर के और इतने बड़े चैनल की स्थापना कर रहा है, इतने शुभ दिन पे कर रहा है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व तो हो जाता है कि इन्हें हम एक चैंपियन बना दें। बिल्कुल सर। और वो मेरा सौभाग्य होगा, मैं आगे आऊं, क्योंकि आपसे मिल करके मुझे भी लगता है कि मैं एक समुद्र में मिल गया हूँ। बस सर ये हमारे चैनल का फर्स्ट एपिसोड है सर, तो मैं चाहूंगा सर हमारे चैनल की तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट हमारे और हमारी टीम की ओर से सर आपको दी जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत सा गिफ्ट देने के लिए। मैं चाहूंगा सर इसी तरह सर आपकी कृपा हम लोगों पे बनी रहे सर।